नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। ताजमहल को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दी गई है और ताजमहल परिसर के बंद 20 कमरों को खोलने की इस दौरान मांग की गई है। दरअसल अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई है और पूर्व ऐतिहासिक साक्ष्यों को जनता के सामने लाने की मांग की गई। अस्थायी रूप से बंद कमरों में भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया गया है और 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे होने का यह बड़ा दावा किया गया है। दरअसल इन दावों के बीच में असल सच्चाई क्या है, क्या इसके पीछे का असल राज है, जरा उसको समझते हैं। और इन्हीं सभी चीजों के इर्द गिर्द ये पूरा मसला है। दरअसल लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है और लखनऊ बेंच में जब याचिका दाखिल की गई तो ताजमहल परिसर के बंद 20 कमरों को लेकर के अब सवाल उठाए गए हैं और इन दौरान सवाल ये उठाए गए हैं कि ताजमहल है या असल में तेजो महल है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ताजमहल का असली जो नाम है वो तेजो महल है। अब यह शुरुआत कहां से हो गई है? ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के इससे पहले ही हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे यह ताजमहल तक भी आ पहुंचा है। अब ताजमहल के भीतर जिस तरीके का हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, ताजमहल के भीतर के इन 20 कमरों का असल मायने में राज क्या है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, जरा इसको लेकर के भी समझने की कोशिश होगी। लेकिन लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल होती है और लखनऊ बेंच में जब ये याचिका दाखिल की जाती है तो इस दौरान कई चीजें जिनको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि ताजमहल जिसको हम आज अलग अलग अजूबों के तौर पर देखते हैं, उसमें से एक हम इसको मानते हैं, तो ये जो है वो धरोहर जो है वो बहुत पुरानी धरोहर है। लेकिन असल मायने में ये क्या ताजमहल है या तेजो महल है? दरअसल ताजमहल के 20 बंद कमरों का राज क्या है? यह कहा जा रहा है कि इन्हीं 20 कमरों के भीतर असल सच्चाई है और उस असल सच्चाई को सामने लाने के लिए सबसे पहले उन 20 बंद कमरों को खोलने की जरूरत है और उसके पीछे क्या वजह है, क्या क्या चीजें हैं वहां पर, यह सबके सामने आ सके। अब इसको लेकर के नई बहस छिड़ चुकी है, इसको लेकर के अब हंगामा भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब ज्ञानवापी मस्जिद के बाद ताजमहल को लेकर के अब इस पर नजर सभी की बनी हुई है। अब तेजो महल को लेकर के यहां सवाल उठाए जा रहे हैं और लखनऊ बेंच में जब एक याचिका दाखिल की गई है, यह कहा गया है कि पूर्व ऐतिहासिक साक्ष्यों को जनता के सामने लाने की यह मांग की गई है। इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे होने का दावा किया गया है। हाई कोर्ट से सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग की गई है ताकि इस मामले में असल सच्चाई सामने लाई जा सके। कहा जा रहा है कि इस ताजमहल के भीतर जो 20 बंद कमरे हैं जो ऊपरी और निचले हिस्से के अंदर बने हुए हैं, यहां पर ही शिवलिंग है, यहां पर ही भगवान शिव का मंदिर है और इसको परिवर्तित कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया, इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया। क्या असल मायने में सच्चाई है इसके पीछे? क्या 20 कमरों के अंदर असल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बड़ा दावा किया जा रहा है? क्या इसी वजह से उन 20 कमरों को बंद करके रखा जाता है? क्या वो चीजें हैं? यही हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पूर्व ऐतिहासिक साक्ष्यों की और ये कहा जा रहा है कि इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे होने का दावा है। दरअसल आपने ताजमहल कई बार देखा होगा, आप आगरा गए हैं, आप उत्तर प्रदेश गए हैं, तो आपने ताजमहल का दीदार जरूर किया होगा। लेकिन ताजमहल के भीतर के इस बंद 20 कमरों को लेकर के, जिसको लेकर के अब याचिका में सवाल उठा दिए गए हैं। याचिका में सवाल इस बात को लेकर के उठाए गए हैं कि एक लंबे समय से 20 कमरे बंद हैं और 20 कमरों को बंद करने का कारण भी यही है कि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो कहीं सामने ना आ जाए। अब इस मामले पर रार छिड़ती हुई नजर आ रही है। ताजमहल पर असल मायने में अब हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। तेजो महल इसको बार बार कहा जा रहा है और इसको अब सुर्खियों में लाने के पीछे कौन लोग हैं? अब ये जो नई तरीके की बहस है उसको छेड़ने का असल मायने में फायदा क्या है? कौन इसके पीछे लोग हैं? हाईकोर्ट से सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग की गई है ताकि जो असल मायने में तथ्य हैं वो खोजे जा सके, इस पर एक लंबी बहस छिड़ सके और यह देखा जा सके कि असल मायने में इन 20 कमरों के भीतर सच्चाई है क्या, क्योंकि पूर्व ऐतिहासिक साक्ष्यों को जनता के सामने लाने की एक मांग अब सामने आ रही है। यह कहा जा रहा है कि इमारत के जो ऊपरी और निचले हिस्से हैं वहां पर 22 ऐसे कमरे हैं जो कि बंद रखे जाते हैं और ये आप ताजमहल देख रहे हैं। ताजमहल का ये वो हिस्सा है जो आपने बाहर से देखा है, लेकिन जब आप ताजमहल के अंदर जाएंगे तो इस याचिका के अंदर यह सवाल उठाया गया है कि ताजमहल का जो ऊपरी हिस्सा है, ताजमहल का जो निचला हिस्सा है, जो बेसमेंट वाला जो हिस्सा है, वहां पर कुल मिलाकर के ऐसे 22 कमरे हैं जो कि बंद किए गए हैं और इन्हीं 22 कमरों के भीतर आप की जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और बकायदा इसके लिए एक जांच कमेटी तय होनी चाहिए और जांच कमेटी जब तय करेगी वो साक्ष्यों को देखेगी, पुरानी
जो इतिहास की चीजें उनको खंगालेगी, तो पूर्व ऐतिहासिक साक्ष्यों को जनता के सामने लाने की जरूरत है। इस मांग के साथ अब इन साक्ष्यों को सामने रखने की बात है। हाईकोर्ट से सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट जो है इस पर नजर बनाए और असल मायने में जो पुरातन चीजें हैं उसमें एक खोज कमेटी इसमें निर्धारित की जाए, जो कि तय करे कि असल मायने में ताजमहल के उस 20 कमरों के भीतर की सच्चाई क्या है। क्या जो दावा पेश किया जा रहा है क्या उसमें कोई भी दम है? क्या जो दावा बार बार किया जा रहा है कि ताजमहल के भीतर कहीं कोई शिवलिंग तो नहीं है, यह इस बात को साफ करने के लिए बाकायदा एक खोज कमेटी इसमें तय होनी चाहिए, जो कि इस पूरे मामले को लेकर के बारीकी के साथ विचार करे, मंथन करे, रिपोर्ट तय करे और उसके बाद वो रिपोर्ट पेश भी करे। यह बताया जा सके आम जनमानस को भी कि क्या असल में ताजमहल का जो असली नाम ताजमहल हम जिसको आज तक जानते रहे हैं, क्या असल में ताजमहल ही है या फिर इसको तेजो महल की जो संज्ञा दी जा रही है, जिसके पीछे कई आधार बताए जा रहे हैं, ये इसके पीछे की क्या कहानी है? और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रताप सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भानु प्रताप सिंह जी, अब ये नई बहस छूट चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद के इस विवाद को लेकर के जब चर्चाएं चल रही हैं, बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद से ही अब ताजमहल को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल तो ये उठने लगे हैं कि ताजमहल असल मायने में ताजमहल ही है जिसका दीदार करने के लिए हम सभी लोग कई बार जा भी चुके हैं, या फिर असल में तेजो महल है जिसके पीछे ही कहा जा रहा है कि 20 ऐसे बंद कमरे हैं जहां पर कुछ और सच्चाई हो सकती है, जिसके लिए खोज होनी बड़ी जरूरी है, जनता के सामने आ सके कि असल मायने में पर्दे के पीछे क्या चीजें हैं जिसकी वजह से 20 कमरे आज तक बंद किए गए हैं। भानु प्रताप जी जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सुन रहा हूं। भानु प्रताप जी, मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सवाल यह है कि अभी जो नई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, ताजमहल या तेजो महल 20 कमरों को लेकर के जो याचिका दी गई है, क्या असल मायने में उसके पीछे का कारण आपको नजर आता है? सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखिए साहब, एक पत्रकार होने के नाते मैंने ताजमहल का नक्शे लेकर सिर तक अवलोकन किया है। और जब मैं विद्यार्थी था तो एक बार श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक जी के साथ मुझे ताजमहल देखने का अवसर मिला। उन्होंने अपने हिसाब से ताजमहल की व्याख्या की हुई है और उनके ताजमहल के हिंदू भवन राजभवन होने के उनके पास अकाट्य प्रमाण है, नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि जब मैं अमर उजाला में था तो ताजमहल जो मेहमान खाना है उसके ठीक सामने एक ऐसी ही बिल्डिंग, उसको हम जवाब बोलते हैं, उसकी सफाई कराई एमवी शर्मा जी ने वहाँ पे ताजमहल में। उस मेहमान खाने में रहवास के निशान मिले, वहाँ पर शौचालय मिला, स्नानागार मिला और वहाँ पर बेडरूम भी मिला। इसका अर्थ क्या है कि ताजमहल के अंदर शुरुआत से रहवास, वहाँ पर कोई ना कोई वहाँ पर लोग रहते थे, और अगर ये मकबरा है तो वहाँ रहने का निशान नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा क्या है, हम ताजमहल में घुसते हैं, जो उसकी मूल कब्र है उसमें ताजमहल पूरी तरह ज्योमेट्रिकली है, ज्यामिति उसमें विशेषता है, ज्यामिति एकरूपता है ताजमहल के बारे में। हर चीज का एक ज्योमेट्रिकल सिस्टम उसमें बना हुआ है। लेकिन जब हम ताजमहल के अंदर घुसते हैं, मुख्य जो कब्रें वहां पर जाते हैं, तो कब्रों के अंदर जाएंगे तो सीढ़ियों के दाएं बाएं जो पत्थर लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि उन पत्थरों को जबरन ठूसा गया है, कोई उनमें ज्यामिति एकरूपता नहीं है, इसका मतलब कुछ छुपाया गया है ताजमहल के नीचे। ये साफ साफ लगता है। ताजमहल में आप मुख्य गुंबद पर जाएंगे, चमेली फर्श के ऊपर जाएंगे, तो वहां आप कुछ पैर से कुछ ठोके तो नीचे साफ तौर पर कुछ ऐसी आवाज आती है, नीचे कुछ छुपा हुआ है, नीचे कुछ खोखलापन है, ऐसी आवाजें वहां पर आती हैं। मैं पुरुषोत्तम नागेश की ओक की बात नहीं कर, लेकिन एक पत्रकारी दृष्टि के नाते, पत्रकार का काम होता है हर जगह कमियां हमने वहां पर देखी हैं। तो ताजमहल में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, वहां पर व्यापक उत्खनन की आवश्यकता है। और यहाँ पर ताजमहल के बारे में बहुत सारी जानकारी रखने वाले राजेश साहब मौजूद हैं, मेरी बात से सहमत होंगे, बड़े इतिहासकार हैं वो, जाने माने, उनकी तमाम पुस्तकें आ चुकी हैं ताजमहल के बारे में, इतिहास के बारे में। तो अब तक फतेह सिकरी में उत्खनन हुआ, आगरा किले में, सिकंदरा में हुआ, सब जगह होता है, लेकिन ताजमहल में पुरातत्व विभाग कभी भी उत्खनन नहीं कराता। उत्खनन
उत्खनन ही बताएगा कि वास्तव में हकीकत क्या है। ताजमहल की मंदिर है, राजभवन है, मकबरा है, मस्जिद है, क्या है। तो अगर जब तक ताजमहल में व्यापक रूप से उत्खनन नहीं होगा, ताजमहल के रहस्यों से पर्दा नहीं उठेगा और ये विवाद लगातार बनते रहेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से उन्होंने फतेहपुर सीकरी में खुदाई कराई, आगरा किले में खुदाई होती रहती है, उसी तरह से ताजमहल में भी जो रहस्य दफन है ठीक उनको है, बारे में पता करने जो के लिए रहस्य दफन व्यापक है, कम से कम उन उत्खनन की रहस्यों के बारे आवश्यकता में है। जानकारी लोगों को पता चल सके। और इस बीच हमारे साथ कुछ और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इतिहासकार राजकिशोर शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु योगी धनंजय जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद साद कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फाजिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन मैं जरा जल्दी से राजकिशोर शर्मा जी आपको जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं इसमें। ये कुछ तथ्य यहाँ पर रखे गए हैं और कुछ बताया गया है जो अपनी आंखों से एक पत्रकार ने देखा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि एक लंबे समय से काम करते रहे हैं। उन्होंने खुद जो महसूस किया है वो उन्होंने बताया है। राजकिशोर शर्मा जी, आप एक बहुत पुराने इतिहासकार हैं। आपने भी बहुत कई ऐसी चीजें देखी हैं। ताजमहल को लेकर के भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास रही हैं। कुछ आपने जो देखा, जो आपने समझा, वो सर साझा करिए जरा। सर अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। सर आपकी ऑडियो सही से नहीं आ रही है। मैं जरा वापस लौटता हूं सर आपके पास। मैं जरा योगी धनंजय जी को कार्यक्रम में जोड़ लेता हूं। योगी धनंजय जी, अब ये कहा जा रहा है कि ताजमहल को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। ताजमहल है कि तेजो महल है? कहा जा रहा है कि ये जो पूरा ताजमहल जिसको हम आज तक देखते आए हैं, ये शिवजी का मंदिर बताया जा रहा है। असल मायने में इसके पीछे क्या कह रहे हैं आप? हमारी 60 साल की उम्र हो गई है और ये बातें आज जो खुल करके समाज के सामने आ रही हैं, ये हम लोग अपने पूर्वजों से भी सुनते हुए आए हैं। ये किंवदंतियों में हमेशा भारतीय समाज में व्याप्त रहा है कि हमारे शिव मंदिरों को, हमारे आर्किटेक्ट को, हमारे राजाओं के बनाए हुए महलों को सरलता से इन्होंने थोड़ा सा रूप चेंज करके और अपने आर्किटेक्ट बता दिए, अपनी स्थापत्य कला बता दी। कभी कभी हम लोगों ने जब इसको बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा तो और जितने भी राष्ट्र हैं उसमें इस तरह का सातवां आश्चर्य इनके द्वारा बनाते हुए कभी देखे नहीं गए। और भारत के बाहर से जो मुस्लिम आए भी वो आक्रांता के रूप में आए। वो लड़ना तो जानते थे लेकिन इतनी अच्छी स्थापत्य कला नहीं जानते थे कि 2-3 साल में ही पूरे भारत में उन्होंने कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। तो ये हमारे ही आर्किटेक्ट पे, हमारे ही स्थापत्य कला पे, मंदिरों पे, महलों पे इन्होंने नई नई चीजें गढ़ दी हैं और इसको कहते रहे हैं। उसी का एक भाग ताजमहल भी है जो जयपुर के राजा के द्वारा बनवाया हुआ कहा जाता है, जिसको तेजो महल कहते हैं। ये बचपन से ही हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आज के पहले किसी ने इसको सुना नहीं। राजनीतिक जो भी उस समय हमारा परिदृश्य चल रहा था, साक्ष्य, कोई आधार, कहीं पर इसकी चर्चा आप तेजो महल किस आधार पर कह रहे हैं? हम खुद भी वहां घूमने गए हुए हैं और वहां पे जो मीनारें बनी हुई हैं, जो उनके दीवारें बनी हुई हैं, उसमें बहुत सारे जगह जो है हिंदू चिन्ह मिलते हैं। आज भी दिखाई देते हैं, खंभों पे जाके देखें। उसकी बनावट जो है वो हिंदुओं जैसी है। बाद में उस पे केवल गुंबद खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, आपको लगता है कि पहले वहां पर एक मंदिर था और उसके बाद वहां पर उसको ताजमहल के रूप में अलग से उसको प्रदर्शित कर दिया गया? हम लोग तो अपने आप को एक राजनीतिक रूप से पराजित हुए व्यक्ति की तरह शांत होके बैठे थे। हम तो बचपन से ही जानते हैं कि वो एक मंदिर था और जयपुर के राजा ने बनवाया था, जिसको जब इनका समय आया तो मुस्लिमों ने उसको तोड़ करके रूपांतरण कर दिया। ठीक है, मैं जरा इस पर एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं अहमद साहब मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक वापस से सवाल आपसे कर रहा हूं सर। योगी धनंजय जी, अब ये कहा जा रहा है, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे तो आप धीरे धीरे हर एक चीज पर दावा करेंगे, आप बार बार हर एक चीज को लेकर के सवाल उठाएंगे, आप कुतुब मीनार को लेकर के भी सवाल उठाएंगे, उसके बाद आप जितने भी और दूसरी इमारतें जो बनी हुई हैं उसको लेकर के भी सवाल उठाएंगे। फिर तो आप यहाँ बात सवाल उठाने की नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि हुआ ही यही है, चारों तरफ इन्होंने किया ही यही है। इनको मार काट से फुर्सत कब मिली
जब ये संस्कृति और इतनी बड़ी स्थापत्य कला को स्थापित करने के लिए सोचते। इनका कोई भी राजा 10-15 साल 20 साल से ज्यादा राज्य नहीं कर पाता था। ये अकबर की संतति आई तो थोड़ा सा 200-300 साल चले, उसमें भी भारत के गिने चुने भागों में इन्होंने आधिपत्य जमाया। कोई ऐसा नहीं था कि पूरा भारत कभी मुस्लिमों के संरक्षण में था, कभी पूरा भारत मुस्लिम नहीं जीत पाए हैं। हाँ। और उसके बाद भी जो जितनी भी सुंदर चीजें हैं सब इनके द्वारा बनाई गई हैं। जहां भी हमारे धार्मिक स्थल है उसके बगल में इनकी दीवार खड़ी है। हाँ। ये क्या है? ये ठीक उनकी है, जरा जवाब ले मनोवृत्ति लेते को, हैं, उनकी जरा जवाब ले सोच लेते को हैं। परिलक्षित फाजिल करता है। अहमद साहब भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। फाजिल साहब, अब आपको क्या नजर आता है इसमें, ताजमहल या तेजो महल, इसको लेकर के जो दावा पेश किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल है क्या मन में? कोई सवाल नहीं है, हास्यास्पद है। हाँ। एक चीज जो पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया ने उसको बनते देखा, उसके इतिहास को दुनिया जानती है, कोई छिपने की चीज नहीं है। अब ये क्या दावा करते हैं, अदालत उस पर क्या रुख अपनाती है, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। कोई मेरे घर को कहे कि ये मेरा घर था और आपके घर को कोई कहे कि ये उनका घर था। ये तो देश इतनी बदहाली में जी रहा है, इतने भ्रष्टाचार और इतना ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए अभी 4 राज्यों में चुनाव भी है। महाराष्ट्र में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो ये सब चीजें राजनीतिक हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि ये सब चीजें राजनीतिक है, आप ये कह रहे हैं? सब राजनीति है इलेक्शन से जुड़ा हुआ ये सब कुछ। ये अभी देखिए, ये सब पहले नहीं उठता था, सब बातें अभी उठने लगी, तो राजनीति नहीं तो और क्या है। और ताजमहल के मामले में तो आप खुद भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना विवेक रखते हैं कि अच्छा किसी के बोल देने से तो कुछ नहीं हो जाता। कोई याचिका दाखिल कर दे, अदालत उस पर क्या रुख रखता है, नहीं रखता है। और वो ताजमहल तो एक 7 वंडर्स है, दुनिया उसको जानती है, दुनिया उसके इतिहास को जानती है, दुनिया किसने बनाया, क्या किया, उसकी सारी चीजों को जानती है। तो कहने से कुछ नहीं होता है, चलने दीजिए, जैसे चल रहा है चलता रहेगा। ये तो राजनीतिक बात है। ताजमहल आपने भी देखा होगा, दरअसल जो याचिका दी गई है ना, उसमें कहा गया है कि आप जो ताजमहल का निचला जो हिस्सा है वहां पर कुछ बंद कमरे हैं, उन बंद कमरों को लेकर के आप रखा जाता है, पूरी तरीके से बंद किया जाता है, उनको खोला बहुत कम जाता है। ये कहा जा रहा है कि उन्हीं कमरों के भीतर असल सच्चाई है, अगर उसको खोला जाए, उसको देखा जाए तो कई परतें हैं जो कि सामने आएंगी। राजकिशोर जी, आता हूं। देखिए, सब इतिहास की बातें इतिहासकार सब जानते हैं, मैं कभी अंदर तो नहीं गया। हाँ। मैंने भी ताजमहल को बाहर से ही देखा है, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हाँ। बंद रहता है। हाँ। सुरक्षा की दृष्टि से नदी के किनारे जर्जर हो गया है, पुराना है, तो उन सब चीजों को मैंने पूछा कि भाई अंदर कहते हुए बोले कि भाई सुरक्षा कारणों से अंदर नहीं किसी को जाने दिया जाता है, कि पुराना इमारत है, गिर सकता है या कोई नुकसान हो सकता है। ये सब कारण मुझे बताया गया, लेकिन मैंने कभी अंदर से नहीं देखा। हाँ। अब अंदर कौन लोग गए, क्या देखे, मेरा कोई बहुत व्यूज नहीं है। ये सब तो होना ही है, अभी तो और भी बहुत कुछ होगा। हाँ। जैसे अभी आगे आगे देखते रहिए कितनी याचिकाएं पड़ती हैं, क्या क्या बातें होती हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूं, आगे क्या होगा? देश में कभी चुनाव खत्म नहीं होगा। हाँ। और चुनाव जब तक रहेगा तब तक ये सब बातें खत्म नहीं। आपको क्या लगता है ताजमहल के बाद क्या? अब देखिए, इन लोगों के दिमाग में क्या क्या है मुझे तो नहीं पता। हाँ। आने दीजिए, देखा जाएगा जो क्या होता है। आपको क्या लग रहा है? बहुत चाव से सुनते हैं। हाँ। नई नई बातें जहां सुनते रहते हैं, सुनने में भी आनंद आता है कि चलो ठीक है, कोई नई जानकारी सामने आ रही है। हाँ। इतना अगर ये जानकारी अगर ये कहा जा रहा है कि टीम गठित करके पुख्ता की जानी चाहिए, ये असल सच्चाई इसमें सामने आनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो उसके बाद क्या कहना होगा सर आपका? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की एएसआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, नहीं सुना, उसको नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। तो जब एएसआई की मामले ही जब ऑथेंटिक नहीं है, एएसआई को ही अगर कोई ऑथेंटिक नहीं मानता, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, ये सब चीजें हैं। हम तो इसको पूरी तरह से राजनीतिक मानते हैं। राजनीतिक समय है, चुनाव का समय है और चुनावी बातें हैं ये सब। चूंकि अपन का मैनिफेस्टो था, काफी सालों से ये सब बातें हो रही थी, अभी धीरे धीरे अंदर खाने में हो रही थी, कोशिश भी हो रही थी। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल है इसमें और राजनीति है, इसी वजह से ये सब चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन असल मायने में राजनीति है सर। उसमें कोई इतिहास, कोई हमारा दुनिया भर इतिहासकार भी हमारे साथ हैं। राजकिशोर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत पुराने इतिहासकार हैं और बहुत बारीकी से उन्होंने ताजमहल के बारे में देखा भी है। मैं जरा वापस से आता हूं राजकिशोर जी आपके पास। सर ये बताइए कि अब ताजमहल के भीतर ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं। हाँ। ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं, उन कमरों को खोला जाना चाहिए।
यदि उनमें कुछ प्राचीन हिंदू धर्म से संबंधित चीजें मिलती हैं तो ये माना जाए कि वह ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ नहीं है। नीचे का मैं आपको दिखाता हूँ, ये उससे क्या नीचे के मंजिल का फोटो है। हाँ, देखिए ये एक्सक्लूसिव और फोटो है सर। शाहजहां एक बारी आप दोबारा से बनवाने- दिखाएंगे राजकिशोर जी, एक बारी दोबारा से दिखाएंगे आप? हाँ, एक बारी थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, कैसे कैसे कमरे हैं? ये एक ही साथ लगे हुए कमरे हैं? ये 22 कमरे हैं, एक ही आकार के नहीं है, विभिन्न आकारों के हैं। हाँ। इसमें नीचे जाने का रास्ता ताजमहल के पीछे से ये है। हाँ, इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, इसमें जाते हैं। जो अभी सब बंद किया हुआ है। सन 34 में इसका आखिरी बार मुआयना हुआ था। उस समय अंदर की स्थिति ये थी, देखिए। ठीक है। ये सन 1934 का फोटो है। हाँ, और ये भीतर गैलरी का चित्र है। हाँ, इस जगह का जो है एक समिति बना के विद्वानों की, इतिहासकारों की और जिस लोगों की भी कोर्ट सही समझे, नीचे का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। यदि नीचे कुछ प्राचीन हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह मिलते हैं तो ये माना जाए कि ये जो है शाहजहां से पहले का निर्माण शाहजहां ने नहीं बनवाया। हाँ, वरना जो है शांत रहना पड़ेगा। हाँ। दूसरा एक प्रश्न ये उठता है कि जिस समय मुमताज की मृत्यु हुई 1631 में, हाँ, उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था और वो खानजहां लोधी से कई विद्रोह को दबाने में लगा हुआ था। वो सन 33 के लास्ट में यानी 34 के प्रारंभ में आगरा आया। तो सवाल यह है कि ताजमहल की नींव किसने रखवाई, उस समय कौन बनवा रहा था? शाहजहां की तो आगरा में उपस्थिति थी ही नहीं। हाँ, ये कैसे संभव है कि उसने यहाँ नक्शा भी बनवा लिया इस बीच में और ताजमहल का निर्माण भी करा दिया और ईसा खां को लगा भी दिया? हाँ। जो आदमी यहाँ से 2000 मील दूर था और कोई दैनिक संपर्क के साधन नहीं थे उस काल में। हाँ। तो ये कैसे मुमकिन है? हाँ। और शाहजहां ने एक फरमान भेजा था राजा जयसिंह को 230 बैलगाड़ी संगमरमर मंगवाने के लिए। तो क्या ये मान लिया जाए 230 बैलगाड़ी संगमरमर ताजमहल की एक मीनार भी बन सकती है? हाँ। ये शाहजहां का फारसी का फरमान है। हाँ, इस फरमान में लिखा है और ये इसका हिंदी अनुवाद है। इसमें लिखा है 230 बैलगाड़ी वो भेजा जाए संगमरमर। हाँ। तो 230 बैलगाड़ी संगमरमर का कहाँ इस्तेमाल हुआ? हाँ, 230 बैलगाड़ी संगमरमर तो ताजमहल की एक मीनार भी नहीं बन सकती। यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, आखिर कितना ताजमहल जिस समय शाहजहां ने लिया जय सिंह से, उस समय कितना बना हुआ था और कितना जो है बाद में बनवाया गया? हाँ। कितना सुधार कराया गया उसमें? हाँ, और दूसरा ये, अगर ताजमहल सन 31 में बनवाया था और सन 48 में बनकर तैयार हुआ था, तो औरंगजेब जब धौलपुर से लौट रहा था सन 52 में, हाँ। तो उसने अपने पिता शाहजहां को एक पत्र लिखा था कि ताजमहल की छतें चूर रही हैं और दीवारें खराब हो रही है, उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। ये उसका पत्र है औरंगजेब का। हाँ, जी। और ये उसका हिंदी अनुवाद है। हाँ, इसमें ये लिखा है कि 8 मुहर्रम 1063 को यानी 8 दिसंबर 1652 ईस्वी को हाँ। ये पत्र जो है शाहजहां ने भेजा गया। अगर ताजमहल उसी समय निर्मित हुआ था तो क्या 2-3 साल के भीतर ही उसकी ये स्थिति हो गई थी कि उसमें पानी टपकने लगा था, दीवारें उसकी क्षतिग्रस्त हो गई थी? हाँ। उसकी मरम्मत की जरूरत इतनी जल्दी क्यों पड़ेगी? हाँ। ये एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है। ठीक है। और अगर मान लो वास्तव में उसका निर्माण इतने घटिया तरीके से उस काल में हुआ था, तो क्या शाहजहां ने उस काम के लिए किसी को दंडित किया? ऐसा कोई उल्लेख क्या कहीं मिलता है? हाँ। ना। अच्छा, असल मायने में ये जो 20 कमरों के लिए जो याचिका दायर की गई है, आपको लगता है कि इस याचिका में कोई दम है? 20 कमरों के भीतर ही सब कुछ है? हाँ, इस याचिका में दम है। इसकी केवल इतना है, मैंने भी जो चित्र दिखाया है उन जगहों को खोल के देखा जाना चाहिए। हाँ। उन जगहों पर क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, इस आधार पर निर्णय होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष। हाँ। इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। अगर नीचे हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह मिलते हैं तो ये माना जाएगा कि ये जो है शिव मंदिर था। हाँ। अगर नहीं मिलते हैं तो ये नहीं माना ठीक है। भानु प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद में योगी धनंजय जी आपसे फाइनल रिएक्शन होगा। सर ऐसा है, हाँ। ताजमहल को शिव मंदिर के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार याचिका प्रस्तुत की जा चुकी है। वो इत्तेफाक से आगरा के ही एडवोकेट थे मंजराम धानिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस याचिका को हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। लेकिन अभी जो बात राजेश साहब कह रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने ताजमहल का बिल्कुल
आज जो पांत उसका अवलोकन किया है। चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ कहीं रोक रहा हूं सर। कहीं खैर ये ताजमहल में महत्वपूर्ण हिंदू याचिका है, धर्म के लेकिन अभी लक्षण हैं। ये पर्दे के पीछे जो चीजें चल रही हैं वो सामने आना भी थोड़ा सा बाकी है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ताजमहल के बंद कमरों के भीतर की असल सच्चाई क्या है, उसके पीछे का असल राज क्या है, ये सामने आना बाकी है। याचिका इसमें दी जा चुकी है कि असल मायने में इस पर सुनवाई होती है, गंभीरता के साथ कोर्ट पर इस पर विचार करता है, ये देखने वाली चीजों की पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।